हेलो एवरीवन, मैं ऋतु त्यागी स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आदित्य द ड्रीमर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो आने वाली केवीएस परीक्षा चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, तीनों में ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी इसका अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है और 60 मार्क्स का पीआरटी में और टीजीटी पीजीटी दोनों में 40 मार्क्स का जो पोर्शन है वो इसी टॉपिक से आने वाला है। और केवीएस द्वारा दिए गए सिलेबस पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इस हेडिंग में जो सब हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस टॉपिक में से कुछ पार्ट आज हम कवर करेंगे क्योंकि ये पूरा जो यूनिट है उसको एक क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम धीरे धीरे कुछ स्टेप के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक विज्ञान पेडागोजी का मुख्य केंद्र क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट बच्चा, सेकंड पाठ्यक्रम और थर्ड कक्षा एंड फोर्थ संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो इन चारों में से जो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आंसर होगा वो होगा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया हमारे लिए आंसर क्यों है? क्योंकि पेडागोजी का जो मीनिंग है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें उसमें भी क्या कहा गया है कि जो टीचिंग हमारा जो प्रोसेस है उसको जब हम संचालित करते हैं तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे को तथ्यों का ज्ञान सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए, मतलब जो भी हम उनको फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए इसका जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? तो ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश, पड़ोसी परिवेश, स्कूली परिवेश या फिर कार्टूनों का परिवेश। तो अब हमारे पास ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें जो फर्स्ट है पारिवारिक परिवेश, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो बच्चे हैं जो 3 से 5 साल के, स्पेशली जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनकी जो प्रारंभिक पाठशाला है वो उनका परिवार होता है। उनके माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, यही जो परिवेश है इसी में ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसी कारण से जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ये है पारिवारिक परिवेश, ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। छोटे बच्चे को कैसी क्रियाओं में रुचि होती है? तो व्यक्तिगत कार्यों में, सामूहिक कार्यों में, माता पिता के कार्यों में या फिर स्कूली कार्यों में? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामूहिक कार्यों में। तो आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को, तो कि जो छोटा बच्चा होगा वो हमेशा अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही दोस्ती करता है, उनको तुरंत वो दोस्त बना लेता है और समूह में सबके साथ खेलने में ही उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संतुलित, बहिर्मुखी या फिर इनमें से सभी? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा बहिर्मुखी। तो हमारा बहिर्मुखी, यहाँ पे हमारे ऑप्शन गलत हो गए हैं बट आंसर है इसका बहिर्मुखी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बीजगणित के सूत्र और संस्कृत में व्याकरण के सिद्धांत बच्चों के लिए क्यों कठिन प्रतीत होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास बच्चों को अमूर्त चीज़ें आकर्षित नहीं करती, रुचिकर नहीं लगते, ऑप्शन बी। तो सी क्या है, जो कि तथ्य अव्यक्त होते हैं वो बच्चों को अर्थहीन लगते हैं और वे कठिन प्रतीत होते हैं। डी ऑप्शन है हमारा कि भूलना बहुत जल्दी होता है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जो तथ्य अव्यक्त होते हैं वो बच्चों को अर्थहीन लगते हैं और वो कठिन प्रतीत होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे को चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं वो उनको कैसे लगती हैं कि इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये अर्थहीन है और इनको याद रखना भी बहुत क्या है, कठिन है। तो इसीलिए क्या होता है, जो बीजगणित के सूत्र हैं या संस्कृत में व्याकरण पोर्शन है वो उनको कैसा लगता है, कठिन। बट अगर हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें कि अगर ये गणित का सूत्र है वो कैसे है, वो कैसे डराइव हुआ है, या फिर संस्कृत में जो व्याकरण के जो सिद्धांत हैं वो कैसे बने हैं, तो उन चीज़ों से क्या होता है, बच्चे को वो चीज़ें फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, समझ में आने लगती है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है और तब वो उन चीज़ों को उसको वो बोर नहीं लगती है या फिर आप कह सकते हैं उनको कठिन प्रतीत नहीं होती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदायी प्रभाव से सहज संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमज़ोर होते हैं। तो यह नियम किस नियम से संबंधित है? तो आप याद कीजिए थॉर्नडाइक के नियम। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, तो ये आप देखेंगे कि जो सुखदायी प्रभाव है तो उससे सहसंबंध कैसे हो रहे हैं? पक्के, यानी यहाँ पर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और दुखदायक जो प्रभाव है उससे संबंध कैसे हो रहे हैं? कमजोर, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अब यहाँ पर जो प्रभाव थॉर्नडाइक का लगा है वो लगा है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं बच्चे के साथ तो वो उसको पॉजिटिव वे में क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। और जो अगर दुखदायी चीज़ें हैं उससे जो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा होता है? कमज़ोर हो जाता है या वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो वो ये चीज़ें जो हैं थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उससे संबंधित हैं। आगे चलते हैं अब भूख के बारे में कि भूख जो है वो कैसा अंतर होता है, वो कैसा ड्राइव है? तो ऋणात्मक है, धनात्मक है, तटस्थ है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है इसका आंसर होगा कि जो भूख है वो एक धनात्मक प्रकार का ड्राइव है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा है एक प्रकार की, यानी अभिप्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक विचारधारा, बी मनोवैज्ञानिक विचारधारा, सी स्वाभाविक विचारधारा या डी भौतिकवादी वस्तु। तो अब हम यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं इसमें जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। क्योंकि अभिप्रेरणा क्या होती है बच्चों, मतलब हम बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकल जो उसको इम्पैक्ट होते हैं वो उसको हमेशा पॉजिटिव में ही उसको जो उसका लर्निंग प्रोसेस है उसमें उसको उसके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मोटिवेशन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं बच्चे को तो वो क्या करता है? वो पॉजिटिव वे में उसको सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पिछड़ेपन के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो फर्स्ट है कि स्कूल का निरंकुश वातावरण, स्थूल बुद्धि यानी कम बुद्धि लब्धि यानी IQ। तो जो IQ लेवल है वो उसका कम होना, घर का वातावरण या प्यार की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी यानी IQ। स्थूल बुद्धि यानी IQ अगर जो बच्चे का कम है तो वो इसके लिए मेन कारण होगा जिम्मेदार कि उसका जो पिछड़ापन है उसके लिए। तो स्थूल बुद्धि यानी कि IQ लेवल। तो अगर बच्चा IQ लेवल में कम है तो वो अपने जो समवयस्क बच्चे हैं जो उसका पीयर ग्रुप है उसमें भी पिछड़ जाता है, उनके साथ वो पिछड़ जाता है। और बाद में जो उसका अगर समुचित उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाए तो क्या होता है? ये अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और भी ज़्यादा ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है और बाद में यही क्या हो जाता है? बच्चा एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा बन जाता है। तो सही समय पर उसकी जो रेमेडियल क्लासेस हैं या उसकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो प्राणी की वह स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो है सीखना, स्मृति, प्रेरणा या संवेग। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो होगा सी, जो इसका सी पार्ट है यानी कि प्रेरणा। कि जब हम जो हमारा जो व्यवहार है यानी व्यवहार में जो वो एक स्थिति है जब हम लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं तो वो इसको कौन ड्राइव करता है? वो है हमारी प्रेरणा। तो ये हमने आज 10 क्वेश्चन को हमने आज यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस किया है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो।